गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में टीआरएनए के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने उसको सारी चीज़ें, उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने याद कर लिया होगा। हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सेंट्रल डोग्मा भी हम समझे हुए हैं। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रांसलेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पिछला क्लास का कुछ नॉलेज लेना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं समझेंगे तो आज का लेक्चर आपको समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक्चुअल में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एमआरएनए पर। भाई एमआरएनए की अगर मैं बात करूं, एमआरएनए की बात करूं तो ये एमआरएनए कैसा होता है भाई? इनिशियल स्टेज में ये इमैच्योर होता है। इमेच्योर क्यों होता है भाई? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज क्या प्रेजेंट होता है? बोलिए जरा। इंट्रॉन। अब इसी इंट्रॉन को हम क्या करते हैं भाई? रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्प्लाइसिंग। फिर उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? आफ्टर दैट हम इसमें करते हैं क्या? बोलिए जरा। कैपिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें? बोलिए जरा। टेलिंग। तब जा करके बनता है लास्ट में क्या? मैच्योर एमआरएनए। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर। उसके बाद हम थोड़ा सा आपके उससे डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोग्मा पर। काफी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल डोग्मा। कौन बताए थे? फ्रांसिस क्रिक साहब बताए थे। सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या देखा था कि डीएनए से बना था क्या? बोलिए जरा। एमआरएनए बोलो, है ना? एमआरएनए। और एमआरएनए से बना था क्या? प्रोटीन। एक्चुअल में ये प्रोटीन जो है वो क्या है, क्या बनाता है? आगे चल के एक्ट कैसा करता है? एंजाइम जैसा। और जब एंजाइम जैसा एक्ट करेगा तो क्या देखने को मिलेगा? रिएक्शन। और रिएक्शन के बाद फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा? एक प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी चीजें? यहां पर डीएनए से एमआरएनए बना, इसको हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बना, इसको हमने बोला था ट्रांसलेशन। ठीक है सर, इसके बाद वाला प्रोसेस नहीं, इसके बाद तो आपने एक तरह का प्रोडक्ट बना लिया प्रोटीन। अब वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा, उसमें रिएक्शन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, है ना? इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है बच्चों। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो आपको ये लास्ट में प्रोडक्ट देखने को मिला है तो इसका आपको कुछ ना कुछ फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा, अपीयरेंस। सपोज दैट मेरे फादर का डीएनए मुझ में आया, मेरी मदर का डीएनए मुझ में आया, तो कुछ ना कुछ फिजिकल अपीयरेंस से दिखा। कलर ले लो या हाइट ले लो, कुछ भी ले लो। तो एक्चुअल में ये सारा प्रोसेस तो होना है, लेकिन लास्ट में जो डीएनए से आपको क्या एक प्रोडक्ट देखने को मिला, इसका जो फिनोटिपिक था, इसे ही हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन एक्सप्रेस हुआ, भले ही ये सारे प्रोसेस होंगे उसमें, जीन क्या हुआ? एक्सप्रेस हुआ डायरेक्ट प्रोडक्ट में। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा सा ले जाऊंगा टीआरएनए की तरफ। किसकी तरफ ले जाऊंगा? टीआरएनए की तरफ। टीआरएनए के बारे में आप क्या क्या जानते हैं भाई? इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। सॉल्युबल आरएनए पहले कहा जाता था, बाद में इसको टीआरएनए बोला गया, है ना? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर आपने देखा था, बहुत अच्छा देखा था। ऐसा कुछ देखा था आपने, यानी ये बोला था कि एक होगा 3 प्राइम और एक होगा 5 प्राइम। यहाँ पर ग्वानिन अटैच्ड होता है और 3 प्राइम तो ये अमीनो साइड के लिए क्या होता है? यहाँ पर अटैचमेंट होता है किसका? अमीनो एसिड का। ठीक है, तो बाइंडिंग साइट है फॉर द अमीनो एसिड कौन? 3 प्राइम। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको एक लूप दिया था, उसको मैंने बोला था एंटीकोडॉन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही मैं बताता चल रहा हूँ।
ये हमारे पास क्या है, कि mRNA प्रेजेंट है। mRNA में हमारे क्या है, बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। अभी काफ़ी मैं इसको और भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। mRNA में एक ऐसा सीक्वेंस होगा, एक ऐसा कोडोन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट कोडोन। क्या बोलेंगे, स्टार्ट कोडोन। अब जो tRNA है एक्चुअल में ये रीड कर रहा होता है हमारे कोडोन को जो कि प्रेजेंट है mRNA में, और जो कोडोन आपका यहाँ प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से 3 प्राइम पर वही अमीनो एसिड आके जुड़ेगा। सपोज डैट यहाँ पे कोडोन प्रेजेंट है AUG, UAG हो गया, आई एम सॉरी, क्या प्रेजेंट है AUG। तो tRNA का क्योंकि एंटी कोडोन है, सेम अपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट होगा tRNA पर, क्या प्रेजेंट होगा UAC। तो AUG mRNA का स्टार्ट कोडोन है और UAC tRNA का स्टार्ट कोडोन। समझ में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि mRNA और tRNA एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे जैसे AUG ये रिस्पॉन्सिबल है कौन से अमीनो एसिड के लिए, वो है मिथ्योनिन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिथ्योनिन के लिए। तो जैसे ही tRNA यहाँ पर AUG को रीड करेगा विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन, यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, वो है मिथ्योनिन। अब अगला मान लीजिए सपोज डैट ये हमारा है UUU, और UUU के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा अमीनो एसिड के लिए है, फेनाइलएलानिन, फेनाइलएलानिन। तो यहाँ पर भी एक तरह का tRNA होगा, सेम ऐसा ही tRNA। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा कि हर कोडोन के लिए सेपरेट tRNA होता है, अलग tRNA होता है। हर कोडोन के लिए अलग tRNA होता है। बस आपको ये याद रखना है कि जो स्टॉप कोडोन था हमारा 3, उसके लिए कोई भी tRNA नहीं होता, इसीलिए हम उसको स्टॉप कोडोन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमीनो एसिड नहीं बनता और वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। समझ में आई बात। तो ये यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर सेम क्या होगा, tRNA प्रेजेंट होगा, सेम tRNA यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेम, सॉरी यहाँ पर सेम tRNA। ये थोड़ा मैं बड़ा बनाया था साइज बनाने के लिए। ऐसा मत बोलिएगा कि एक बड़ा होगा स्टार्ट कोडोन होगा उसके बाद सब छोटा होगा, ऐसा नहीं है, अपना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे फिनाइलएलानिन, अब कहाँ, यहाँ पर आकर के फिनाइलएलानिन जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट अगला अमीनो एसिड दूसरा बनाएगा, फिर ये आपस में जुड़ जाएगा। क्या आपको एक चेन का फॉर्म दिखाना, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, साइटोसिन, कुछ भी, साइटोसिन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, सेरीन बोल दीजिए, ग्लाइसिन बोल दीजिए, ठीक है, कोई सा भी बोल दीजिए, ठीक है। तो एक तरह का क्या बन गया, एक चेन बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसे ही तो हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है कि बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ता गया, बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ता गया, बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ता गया विद द हेल्प ऑफ, ये एक तरह का चेन आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, अमीनो एसिड है, और ये क्या है, बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। याद कीजिए, आप बायोमोलिक्यूल में पढ़े होंगे, 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आई बात। तो अब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बच्चों ट्रांसलेशन क्या है, कुछ नहीं है, वो फॉर्मेशन है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन। यही पॉलीपेप्टाइड चेन एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन। तो व्हाट इज प्रोटीन, तो बोल देंगे कि कलेक्शन ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ चेन, ठीक है। चेन की फॉर्म में जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं वही है क्या, हमारा प्रोटीन। समझ में आई, इतनी बातें क्लियर हुई। उसके बाद चलिए, काफ़ी टाइम हो रहा है ना, फिर हम लोग सारी चीज़ को एक करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको याद भी थी और उसके बाद मुझे बताना भी ज़रूरी था।
अब आइए मैं सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ फिर समझाता हूँ। आज हम बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, जीन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन वगैरह सब चीज़ आज हम देखेंगे, लैकोपेरॉन के बारे में भी देखेंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, आई हो, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। तो आइए अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, ये ट्रांसलेशन क्या है, ये भी हमने देखा। बोलिए ज़रा कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखिए उसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए बोलिए, mRNA, tRNA और उसके बाद राइबोसोम, ठीक है। इधर आइए हम देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कई अमीनो एसिड से जुड़ेंगे, है ना, और फॉर्मेशन क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, है ना, बाय द एडिंग ऑफ अमीनो एसिड वन बाय वन। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, वो एक्चुअल में अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, और वो जो चेन होगा उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि कई अमीनो एसिड जुड़ रहे होंगे और सब अमीनो एसिड किसके, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ रहा होगा, है ना। तो इसीलिए एक जो चेन फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसिस विच इज प्रेजेंट इन mRNA। जो mRNA में आपके सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, जो mRNA में सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, है ना, बेसिस के, इसी के थ्रू क्या होगा बोलिए ज़रा, डिफाइंड होगा ना। अमीनो एसिड्स जैसे सीक्वेंस होंगे वैसे ही अमीनो एसिड से जुड़ रहे होंगे, जो उसको रीड कर पा रहा होगा tRNA। तो वही चीज़ें देखिए। नेक्स्ट, अमीनो एसिड एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, है ना, जो उसके सराउंडिंग में ATP प्रेजेंट है ना, उसकी प्रेजेंस में अमीनो एसिड क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है, एंड लिंक्ड टू देयर स्पेसिफिक tRNA। हमने बोला था कि tRNA ही क्या करता है, अमीनो एसिड को ऐड करवाता है, तो tRNA, तो ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। समझ में आई बात। अब आपसे अगर कोई पूछे कि चार्जिंग ऑफ tRNA क्या है, पूछा भी जाता है बार बार, और अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA क्या है, तो आप बोल देंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, जो सराउंडिंग में है, उस ATP के प्रेजेंस में जो अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना, और लिंक्ड हो जाता है टू देयर स्पेसिफिक tRNA। कहाँ पर, थर्ड एंड tRNA वाला, याद कीजिए 3', तो वही उसी हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए राइबोसोम की हम बात करते हैं। भाई हम जानते हैं कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। क्या करवा रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम बोल सकते हैं एक तरह का राइबोसोम फैक्ट्री है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम जो होता है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल rRNA एंड 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इसका बना हुआ होता है क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है कि कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल rRNA एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आई बात। राइबोसोम की अगर मैं बात करूं कि ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है इन 2 सब यूनिट, इनएक्टिव स्टेज में, है ना। जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तब तो एक ही यूनिट में प्रेजेंट होगा, लेकिन इन एक्टिव स्टेज राइबोसोम प्रेजेंट इन 2 सब यूनिट्स, एक होगा लार्ज और दूसरा होगा स्मॉल। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, ये mRNA है, ये देखिए, मैं अगर बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमारा लार्ज यूनिट है और दूसरा हमारा क्या है, स्मॉल। तो लार्ज वाले को हमने 50S बोला हुआ है और स्मॉल वाले को 30S, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइनली फॉर द ट्रांसलेशन, जो हम mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल नीड क्या है हमें इसमें, mRNA का और tRNA का और राइबोसोम का, तब जा करके क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली फॉर द ट्रांसलेशन क्या क्या चाहिए, mRNA, tRNA एंड राइबोसोम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आइए, ये तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, है ना, जो कि हमें एक थ्योरेटिकल फॉर्म में याद रखनी है ना। थ्योरी में भी मैंने बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने लिखा हुआ बहुत अच्छे मैनर में हमने लिखा हुआ है।
आप एनसीईआरटी में देखेंगे कचरा के फॉर्म में दिया हुआ है, आप पढ़ के तो समझ जाएंगे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर हमसे पूछा गया तो हम उसमें बताएं क्या। ठीक है, वो चीज़ अगर आपसे ट्रांसलेशन के बारे में पूछे तो क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तक हम ट्रांसलेशन में क्या देख रहे थे कि द कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू द किसमें, प्रोटीन। तो ये तो ठीक है भाई, प्रोटीन से mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर आप बना क्या रहे हैं। जब हम अंदर में घुस के पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो वो कई सारे अमीनो एसिड जुड़ गए तो एक कई हमें पेप्टाइड बॉन्ड दिख गए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर आपसे ट्रांसलेशन का डेफिनेशन इतना भी कोई पूछ ले और आप बता दें कि पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन ही ट्रांसलेशन है तो आप 100% सही हैं। समझ में आई बात। दूसरा वही अमीनो एसिड वाला। तीसरा आप ये चीज याद रखिएगा, जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ना, कौन अमीनो एसिड आया है इसकी वजह से, तो वो कोडॉन जो प्रेजेंट है आपका एमआरएनए में वही डिसाइड कर रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द प्रेजेंट एमआरएनए। उसके बाद एटीपी के प्रेजेंस में जो अमीनो एसिड से एक्टिव होता है फॉर द लिंक टू द स्पेसिफिक टीआरएनए, उसे हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए माने जाते हैं कि राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। याद कीजिए जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट था तो उसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था, अब जब नहीं प्रेजेंट था तो उसको हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। फिर मैंने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रिस्पांसिबल है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रिस्पांसिबल है लिपिड फॉर्मेशन के लिए। याद कीजिए। यस। नेक्स्ट राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का अगर मैं कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो ये किस किस चीज से बना हुआ है, आरएनए है ना, आरआरएनए और उसके बाद 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, राइबोसोम जो इनएक्टिव स्टेट में 2 यूनिट में प्रेजेंट होता है, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल। अभी अभी मैंने बताया हुआ है, लार्ज को हम 50S बोल रहे हैं और स्मॉल को हम 30S बोल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए, फाइनली हमें नीड क्या क्या चीज की है, ट्रांसलेशन करवाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं इनिशिएशन। अब इसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी, 3 स्टेज हमें देखने को मिलेंगे इसमें। एक इनिशिएशन मतलब जहां से स्टार्ट होना है, और दूसरा इलोंगेशन जो स्टार्ट प्रोसेस हुआ है, जो उसके बीच में जिसका फॉर्मेशन हो रहा है इलोंगेशन, और उसका टर्मिनेशन जहां पर ये कंप्लीट होगा। जब कोई आया है तो वो अपनी लाइफ जिएगा और मरेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में देखिए कि प्रोटीन बिगिंस यानी प्रोटीन फॉर्मेशन बिगिंस विद अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मतलब कि ये राइबोसोम के पास ही एमआरएनए अटैच होगा और यहीं से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोटीन बिगिंस विद अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विद स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम मतलब 30S। तो अब ये जो स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम है ये करेगा क्या कि बाइंड्स टू द एमआरएनए एट स्टार्ट कोडॉन। जो स्टार्ट कोडॉन आपका प्रेजेंट था, जैसे कौन सा, AUG की बात करें तो यहां पर क्या बाइंड करवाएगा एमआरएनए को। क्लियर है। तो स्टार्ट कोडॉन क्या हमारा, AUG। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। तो इनिशिएटर टीआरएनए क्या होता है हमारा, बोलिए जरा। जैसे यहां पर लूप है, एंटीकोडॉन का लूप है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एंटीकोडॉन का लूप है, तो यहाँ पे जो एंटीकोडॉन होगा वो क्या होगा, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलिए जरा। यू, और यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए, और जी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। इसीलिए हमने इसको कंप्लीमेंट्री भी बोला था टू ईच अदर। एमआरएनए और टीआरएनए जो है आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है टू ईच अदर, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये AUG की बात करें तो AUG क्या है कि इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर। ये AUG जो होगा ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके थ्रू, बोलिए जरा, इनिशिएटर टीआरएनए के थ्रू, मतलब UAC। इज दैट क्लियर टिल हियर। अब आइए, अब हम देखते हैं इलोंगेशन। क्या देखते हैं हम, इलोंगेशन। मतलब हमने इनिशिएशन देख लिया, अब हम इलोंगेशन पर आ जाते हैं। इलोंगेशन में भी इसी का रोल है। देखिए इलोंगेशन में कि लार्जर सब यूनिट क्या था हमारा, 50S वाला, लार्जर सब यूनिट अटैच्ड विद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से अटैच होता है। तो लार्जर सब यूनिट हैज 2 साइड्स। लार्जर सब यूनिट के पास क्या है, कितने साइड हैं, बोलिए जरा, 2 साइड्स। एक बोल दीजिए और एक पी को बोल दीजिए। ठीक है, तो कौन सा, एक होगा हमारा A साइट और दूसरा होगा हमारा P साइट। नेक्स्ट, इनिशिएटेड टीआरएनए अकोमोडेटेड इन P साइट। कहाँ होगा, बोलिए जरा, स्थान जो प्रोवाइड करेगा कौन से साइट पर करेगा, P साइट पर, क्योंकि इधर तो बना हुआ है। अब दूसरा जो बनेगा तो वहाँ P साइट पे क्या होगा, है ना।
तो वही चीज़ें, इनिशिएटेड टीआरएनए अकोमोडेटेड इन पी साइट। नेक्स्ट आ जाइए, पी साइट ऑफ लार्जर सब यूनिट एंड द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद आने वाला, द सब्सिक्वेंट अमीनो एसाइलेशन, मतलब अमीनो एसिड जो जुड़ेगा टीआरएनए इंटर्स इनटू द ए साइट। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग ये चीज देखते हैं यहाँ पे कि द सब्सिक्वेंट ऑफ टीआरएनए सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कोडॉन ऑफ एमआरएनए, इज दैट क्लियर। मतलब वही चीजें हम बोल रहे हैं, सब्सिक्वेंट जो होगा आने वाला कि टीआरएनए सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कोडॉन ऑफ एमआरएनए, जो भी एमआरएनए पर कोडॉन होगा वही अगला हमारा क्या होगा, बोलिए जरा, सब्सिक्वेंट होगा। नेक्स्ट, कोडॉन ऑफ एमआरएनए एंड एंटी कोडॉन ऑफ टीआरएनए, जो हमारा कोडॉन था है ना एमआरएनए का और एंटी कोडॉन था टीआरएनए का, उस चीज की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अगर मैं यू की बात करूं, अगर फिनाइल एलानिल बनाने की बात करूं, तो यहाँ पर जो हमारा टीआरएनए होगा, वो टीआरएनए जो होगा हमारा वो क्या होगा, ए। समझ में आई बात। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितने यहाँ पर कोडॉन होंगे एमआरएनए में, उसके लिए सबके लिए एक अलग अलग क्या प्रेजेंट होगा, टीआरएनए विद एंटी कोडॉन, यानी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं कि पेप्टाइड फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड है ना ऑफ पी एंड ए साइट। मतलब एक साइट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पी साइट है और यहाँ पर ए साइट, और यहाँ पर एक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, मान लीजिए दूसरा अमीनो एसिड भी बन रहा है, तो अमीनो एसिड भी आके जुड़ गया, और ये पी और ए साइट कहाँ प्रेजेंट है, बोलिए जरा, लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट है। समझ आए बात। एक तरह से आपको इस टाइप का पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा दो अमीनो एसिड के जुड़ने की वजह से। तो राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज, अच्छा इसके बाद हम बात करें तो इन प्रोकैरियोटिक एज एन एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बार बार पूछे जा चुके हैं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अभी जितनी चीजें पढ़ी उसको साइड में रख के याद रखना है कि राइबोसोम्स ऑल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट। अब जो राइबोसोम कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा उसको हम राइबोजाइम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम क्या है, एक एंजाइम है। तो डिफरेंशिएट, अगर आपसे कोई पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन राइबोसोम्स एंड राइबोजाइम, तो आप क्या बोलेंगे कि राइबोजाइम एक एंजाइम है। तो एंजाइम का आखिरी वर्ड लीजिए और राइबोजाइम का देखिए, तो ऐसा लग रहा सिमिलर है ना। तो राइबोसोम क्या है, एक तरह का ये यूनिट है, सब यूनिट है जो कि फॉर्मेशन में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बट राइबोजाइम क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो कि कैटालिस्ट जैसा बिहेव करता है ना। तो वो कौन है, 23S rRNA, इंपॉर्टेंट है। 23S rRNA एक एज अ कैटालिस्ट बिहेव करता है, किसमें, इन बैक्टीरिया। तो इसका काम क्या होता है कि एडजेसेंट अमीनो एसिड जो होता है, क्या, एडजेसेंट अमीनो एसिड, उसको क्या लिंकेज प्रोवाइड करवाता है और उसको जोड़ देता है और बन जाता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है। तो इतनी चीज तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इनिशिएशन और इलोंगेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जहां पर ये अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं वहां पर क्या होगा, बोलिए जरा, टर्मिनेट कर जाएगा प्रोसेस। ठीक है। तो अब उसके लिए एक पॉइंट है, आप देखिए टर्मिनेशन में, इलोंगेशन कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस अंटिल अ स्टॉप कोडॉन। हमने आपको पढ़ा जैसे एमआरएनए में मान लीजिए ये वाला कोडॉन एक प्रोटीन के लिए रीड कर रहा था, ये वाला कोडॉन भी एक खास प्रोटीन के लिए था। बट ये वाला कोडॉन अगर मैं बोलूं, मान लीजिए ये क्या प्रेजेंट है, बोलिए जरा, यूएए। तो यूएए के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी क्या है, स्टॉप कोडॉन है। क्या है ये, स्टॉप कोडॉन है। और स्टॉप कोडॉन क्या होता है, उसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, और जब उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होगा तो इसको रीड ही नहीं करेगा, और जो अमीनो एसिड से बनते हुए आ रहे थे वो अमीनो एसिड यहाँ पर अब नहीं बनेगा। समझ में, कई अमीनो एसिड मान लीजिए हमने पहले बना लिया, अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड बनना था वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। तो इलोंगेशन कंटिन्यूज अंटिल अ स्टॉप कोडॉन यानी अराइव्स एट पी साइट्स, देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, अब अमीनो एसिड नहीं जुड़ पाते हैं आगे, तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टॉप कर जाता है। ठीक है।
फैक्टर, उसको हम लोग रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं, बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन। एक फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पर बाइंड कर जाता है और बाइंड करने की वजह से वहां पर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो फर्दर शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो एनएमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूटीआर। इसको समझने के लिए यूं बोलिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एमआरएनए किया, क्या लिया, एमआरएनए, ठीक है, इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, क्या, कोडॉन, कोडॉन है, ठीक है। ये कोडॉन भी भाई क्या है, स्टॉप कोडॉन नहीं है, तो ये लग टीआरएनए इसको रीड करेगा और उसके बाद एक अमीनो एसिड यहाँ पे जोड़ देगा। ये वाला भी क्या है भाई, स्टॉप कोडॉन नहीं है और यहाँ पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसको जोड़ देगा। ये वाला भी भाई स्टॉप कोडॉन नहीं है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, जोड़ देगा। ये वाला भी स्टॉप कोडॉन नहीं है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा और पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएगा। बट ये वाला जो है, ये वाला मान लीजिए ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हम बोल रहे हैं इसको इनिशिएटर कोडॉन, क्या बोल रहे हैं, इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन बोलिए, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन क्या है, AUG, ठीक है, मतलब यहां से प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ। यहां पर था स्टॉप कोडॉन, मतलब यहां पर अब प्रोटीन नहीं बनेगा, यहां पर कोई भी अमीनो एसिड अब नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो जहां पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं जुड़ा या फिर यहां जहां से अमीनो एसिड बनना स्टार्ट हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ यही वाला रीजन जो है हमारा, यही वाला रीजन जो है वो क्या बना रहा है, बोलिए जरा, प्रोटीन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। बिफोर स्टार्ट कोडॉन और आफ्टर स्टॉप कोडॉन कोई भी यहाँ पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब अमीनो एसिड यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन इससे आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ऐसे रीजन को हम लोग बोल देते हैं UTR, VTR हो गया, सॉरी बच्चों, UTR मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि अनट्रांसलेटेड रीजन क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हैं एक ऐसा रीजन जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टॉप कोडॉन। समझ में आई बात? तो ये चीजें थी हमारी। तो चलिए, आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा वो है हमारा जीन रेगुलेशन। क्या है हमारा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब आइए मैं आपको बताऊं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यही है, यस। इसको समझना है, इस कुछ बातें तो हमारी हेडिंग से ही क्लियर हो जाती हैं, हेडिंग डालती। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जो मेंडल साहब का आप पढ़ रहे थे फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, जो फिनोटाइप आप बोल रहे थे, तो फिनोटाइप क्या था? फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको दिख रहा था वो आपका फिनोटाइप था। तो फिनोटाइप मतलब जीन की वजह से जो जीन ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से आप इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? फिनोटाइप। तो उसी में आपको क्या मिल रहा है? जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन, एक वर्ड है यहाँ पे रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या? रेगुलेट करना। जैसे गैस की बात करें, गैस चूल्हा में, वहां भी एक रेगुलेटर होता है कि नहीं होता है? तो रेगुलेट का मतलब क्या होता है? उसको डील करना है ना, कब एक्टिव होना, कब इनएक्टिव होना, ये चीजें। तो आपको मैं एक चीज समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम अगर सेंट्रल डोग्मा की बात करें, किसकी बात करें? देखो सेंट्रल डोग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह आ जाता है। सेंट्रल डोग्मा की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है कि भाई डीएनए है, इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेगा भाई?
मतलब ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, है ना। क्या ने प्रोटीन से क्या बने, प्रोटीन की बात करें तो ये एक्ट करेगा कैसे, एक्ट एंजाइम लाइक करेगा, है ना, एक्ट एज एंजाइम। अब इस एंजाइम की वजह से आपको क्या दिखेगा भाई, रिएक्शंस होंगे उसमें। अब ये रिएक्शन होने की वजह से आपको उसमें एक नया प्रोडक्ट दिखेगा, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अब इस जो प्रोडक्ट में आपको जो रिजल्ट दिखा वो एक्सप्रेस हुआ, मतलब इस डीएनए से क्या आपको एक प्रोडक्ट मिला। अब इस प्रोडक्ट में आपको जो चीज दिखेगी फिनोटाइप, है ना, तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन। एक्चुअल में कुछ भी आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है इन लिविंग केस, तो आपको एक्चुअल में डीएनए का रिजल्ट है। डीएनए में हुआ भाई ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद आरएनए में हुआ भाई ट्रांसलेशन, उसके बाद जो है प्रोटीन जो है वो एक्ट एज करेगा कैसा, एंजाइम जैसा, है ना, एंजाइम से बनाता है प्रोटीन, हम जानते हैं। अब उसके बाद ये एंजाइम जो है रिएक्शंस करवाएगा और उसका एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा लास्ट में। अब इस प्रोडक्ट में जो जीन एक्सप्रेस हुआ है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन। तो अब आइए ये चीज हम लोग देखते हैं कि भाई रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। कि देखिए आपको इस चीज को दो, हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। यूकैरियोट की अगर मैं बात करूं उसके लिए अलग है और प्रोकैरियोट के लिए अलग है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ठीक है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। यूकैरियोट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई कि जैसे सर जी एक ये सेल है, इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर है क्या, डीएनए। इस डीएनए के अंदर बनेगा क्या सर जी, बोलिए, इस डीएनए के अंदर होगा ट्रांसक्रिप्शन और बनेगा सर एमआरएनए। अब ये एमआरएनए आएगा बाहर साइटोप्लाज्म के बाहर, फिर यहां पर राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा प्रोटीन। इतनी चीजें क्लियर है। अब आइए यूकैरियोट में जीन को कंट्रोल करना है, जीन एक्सप्रेशन को, और प्रोकैरियोट में कैसे कंट्रोल करना वो चीज। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लीजिए आप कि मान लीजिए मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो शुगर लेवल हमारा बढ़ा हुआ है तो हमें क्या है, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट हमने काफ़ी सारी मीठी चीज़ खा ली। तो जब आपने मान लो जलेबी खा ली, रसगुल्ले खा लिए, कुछ भी खा लिया आपने, तो आपका शुगर लेवल और बढ़ गया। तो जब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा हमारे बॉडी में तो हमें चाहिए काफ़ी अमाउंट में इंसुलिन। जो इंसुलिन हमें चाहिए था वो इंसुलिन कितने देर के लिए चाहिए, जो अमाउंट हमने एक्सेस ऑफ शुगर गेन किया था उसको ब्रेक डाउन के लिए चाहिए, ठीक है। तो उसको मैंने ब्रेक डाउन किया, अब कुछ टाइम के बाद हमें नहीं चाहिए इंसुलिन, क्योंकि अगर इंसुलिन अगर बॉडी हमारा बनाता रहेगा तो हमारे ब्लड के अंदर जो हमें मिनिमम अमाउंट में शुगर चाहिए उसका भी वो ब्रेक डाउन कर देगा, तो हमें डिजीज हो सकती है ना। इस वजह से उसको क्या कंट्रोल करना है। तो यूकैरियोट के केस में, इन यूकैरियोट आप एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस पर, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कैसे कंट्रोल करना है भाई यूकैरियोट के केस में, कि भाई जो डीएनए से आपका आरएनए बन रहा था, जो डीएनए से आपका आरएनए बन रहा था, एमआरएनए बोलो, इसको नहीं करना है, ट्रांसक्रिप्शन हमारा बॉडी नहीं करेगा, तो यहां पर कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट पहला स्टेप हमारा ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा लेवल ये है कि जो हमारा एमआरएनए बना था, एक्चुअल में ये कैसा एमआरएनए था भाई, एचएन एमआरएनए। एचएन मतलब हेटेरोन्यूक्लियस एमआरएनए, ठीक है। इसको हमने बोला था इमैच्योर एमआरएनए, याद कीजिए, इसको हमने इमैच्योर एमआरएनए बोला था, ठीक है। तो लेकिन इसमें हमें कई सारे प्रोसेस करने होते हैं, इसमें हमें इंट्रॉन को क्या करना होता है, इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, यानी स्प्लाइसिंग, और उसके बाद इसमें क्या होता है, कैपिंग, उसके बाद क्या होता है, टेलिंग, तब जाकर के एक मैच्योर एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो मतलब जो आपका एमआरएनए बना था इसके अंदर जो स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस था, स्प्लाइसिंग वाला, वो ही ना हो, तो एक मैच्योर एमआरएनए, पूरा लिख देता हूं, एक मैच्योर एमआरएनए ही नहीं बनेगा। जब मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा,
जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, जिसकी हमें रिक्वायर नहीं थी वो नहीं बनेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट ये हमारा दूसरा लेवल हो गया। तीसरे लेवल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जो mRNA आपका अगर मान लीजिए बन भी गया मैच्योर mRNA, तो उसकी एंट्री ही मत दो साइटोप्लाज्म में कि वो राइबोसोम से बाइंड करे, उसकी एंट्री मत दो। तो मतलब यहाँ पे थर्ड स्टेप में मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉप एंट्री ऑफ mRNA इनटू साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर mRNA की एंट्री ही ना हो, जब नहीं होगा तो बाइंड नहीं करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। फोर्थ जो स्टेप है, अगर मान लीजिए आ भी गया तो बॉडी उस वक्त भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब उस वक्त क्या, ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल पर भी कंट्रोल बॉडी कर सकता है, मतलब अब प्रोटीन नहीं बनने देगा। आइए फिर से एक बार इसको देखिए। मैंने बोला कि यूकैरियोट के केस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब बॉडी कंट्रोल करेगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही कंट्रोल कर लेगा, मतलब आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो एक लेवल और है, वो है HNmRNA वाला, जो कि इमेच्योर mRNA था। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्प्लाशिंग, रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन, कैपिंग होता है, याद कीजिए वो वाला GMPP वाला, है ना। तो वहाँ पर वो कैपिंग और टेलिंग, है ना। और उसके बाद मतलब इतना याद रखिए कि जो हमारा इमेच्योर mRNA था उससे मैच्योर mRNA ना बने, ये तो था हमारा दूसरा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो जो mRNA अगर बन भी गया तो यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकता है बॉडी, मतलब कि उसकी एंट्री ही ना दे साइटोप्लाज्म में, ना वो राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, ना कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और ना ही एंजाइम, वो एंजाइम बनेगा जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है। फोर्थ हमारा ट्रांसलेशन लेवल पर अगर मान लो यहाँ हो भी गया एंट्री तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। समझ में आई बात। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में, इसकी अगर मैं सेल की बात करूं, प्रोकैरियोट का सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा टोटल के टोटल एक ही कंपार्टमेंट है। जैसे ये डीएनए, इस डीएनए के अंदर होना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, बनेगा क्या भाई, mRNA। अब आपको मैं एक चीज बता रखा हूं कि प्रोकैरियोट के केस में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट के केस में mRNA, मतलब ट्रांसलेशन, mRNA एंड ट्रांसलेशन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, दोनों एक साथ होता है। मतलब कि इन प्रोकैरियोट के केस में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से mRNA बन गया, तो साथ साथ क्या, प्रोटीन भी बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो पता है चला कि प्रोकैरियोट के केस में अगर बॉडी कंट्रोल करना चाहे तो सिर्फ एक लेवल पे कर सकता है, वो ये कि भाई तुम ट्रांसक्रिप्शन ना होने दो। क्या ना होने दो, इस डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ना होने दो। क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट है, कोई दूसरा नहीं है। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए से mRNA बना, तो फटाफट दोनों एक साथ बनता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन भी बन जाएगा। और जब बनेगा तो आगे आपको कोई गैप ही नहीं मिलेगा कि आप कहीं पर कोई कंट्रोल करो। समझ में आई बात। तो इसमें एक ही लेवल पर क्या कर सकते हैं, कौन सा लेवल है वो बोलिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कंट्रोल किया जा सकता है। किस केस में, प्रोकैरियोट के केस में। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के केस में हमने 4 लेवल देखा कंट्रोल के लिए, है ना। और प्रोकैरियोट के केस में हमने एक ही देखा, वो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, क्योंकि भाई इसका एक ही कंपार्टमेंट होता है। इसमें तो 2 कंपार्टमेंट है, एक ये साइटोप्लाज्म वाला, दूसरा न्यूक्लियस वाला, बट इसमें तो एक ही है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो बस हो गया, आगे चल के अब प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन साथ साथ बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में। अब इस चीज को बताने के लिए एक टर्म आएगा आपका, लैक ओपेरॉन। क्या आएगा, लैक ओपेरॉन। तो आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं। हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए थे,
है ना। क्या कौन साइंटिस्ट आए थे, नाम बताइए जरा। साइंटिस्ट हैं फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्स मोनोट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट आए थे 1961 में। कब आए थे? 1961 में। और इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब की थी, है ना। सबसे पहले आइए साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। किनके बारे में? साइंटिस्ट के बारे में। एक तो थे कौन? जैकब साहब। और दूसरे थे कौन? मोनाट साहब। कब? 1961 में। ठीक है, इन्होंने ई कोलाई के अंदर ऑब्जर्व किया था। किसके अंदर? एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर। इन्होंने क्या देखा, अब उसको एनसीईआरटी आपकी 2 पेज में बोले जा रही है, लेकिन आपको वहां से नहीं पढ़ना है। एक बार रीड कर लें, जो एनसीईआरटी का रूल है कि पता ही चले क्या चीज छूट गई, क्या चीज पढ़नी थी। तो इनको जो इन्होंने जो इसमें ऑब्जर्व किया, उसके लिए एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जरा। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझने से पहले इसके पार्ट्स आप याद रखेंगे। प्रोमोटर आई, प्रोमोटर, ऑपरेटर और जेड वाई ए। ठीक है, सेम चीज इसमें भी कीजिए आप। प्रोमोटर आई जी और प्रोमोटर ऑपरेटर जेड वाई ए। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी में एक जगह दिया होगा, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर बच्चों कुछ नहीं, वहां पर है लैक्टोज की बात कर रहे हैं, जो डाइसैकेराइड शुगर है उसकी बात कर रहे हैं। और एक में दिया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज की बात कर रहे हैं। लैक्टोज बोलिए या फिर एलोलैक्टोज बोलिए। ठीक है, यहां पर भी इसको याद रखने का तरीका है पीपोजिया। क्या? पीपोजिया, ऐसे ही याद रखिएगा एज इट इज। यहां पर उन्होंने क्या लिया बोलिए जरा, ये एक्चुअल में क्या है? डीएनए का सेगमेंट लिया उन्होंने, और उन्होंने इनको बोला ये है प्रोमोटर रीजन और ये है हमारा रेगुलेटरी जीन। क्या बोला? रेगुलेटरी जीन। ये भी क्या है? प्रोमोटर। और इसको उन्होंने बोला ऑपरेटर। क्या बोला? ऑपरेटर। और ये तीनों को उन्होंने बोला स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोला? ये तीनों हैं क्या? स्ट्रक्चरल जीन। और हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछला लेक्चर में, कि स्ट्रक्चरल जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए। याद कीजिए पिछला क्लास में टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने लिया था 3 to 5 वाला, जिसमें प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट था, आगे चल के कौन सा टर्मिनल रीजन भी प्रेजेंट था। ठीक है, अब होता क्या है, प्रोमोटर रीजन इसको रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं, है ना, इसको प्रोमोटर ऑपरेटर, और उसके बाद इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं। पता ये चला कि बॉडी में जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो ये वाले जीन बनाएंगे, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, रेगुलेटरी जीन का मतलब क्या होता है कि ये आई जीन जो है इसके अंदर होता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये बनाएगा एमआरएनए। क्या बनाएगा? एमआरएनए। बट आई जीन जो एमआरएनए बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशर एमआरएनए। ठीक है, ये रिप्रेशर एमआरएनए क्या बनाएगा बोलिए जरा? प्रोटीन। तो रिप्रेशर आने से जो प्रोटीन बना उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, अब देखो होगा क्या, एक तरफ मैंने बोला आपको इन द अब्सेंस ऑफ
इंड्यूसर, और एक तरफ बोला आपको इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, ये कहाँ देख रहे हैं हम? ई कोलाई के अंदर देख रहे हैं। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। ये भी कहाँ देख रहे हैं हम? ई कोलाई के अंदर देख रहे हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला कि भाई दो साइंटिस्ट थे, जैकब मोनॉड, ठीक है, फ्रेडरिक जैकब और जैकस मोनॉड। 1961 में इन्होंने हमें ये चीज़ बताया लैक ओपेरॉन के बारे में। अच्छा, हेडिंग डाल ही लो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लैक ओपेरॉन। लैक यहाँ पे कुछ भी नहीं, वो लैक्टोज है। लैक्टोज के बारे में हम जानते हैं कुछ नहीं है, ये डाइसैकराइड है। क्या है? डाइसैकराइड शुगर। मतलब डाइसैकराइड शुगर, लैक्टोज में कौन कौन आ जाएगा? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन, लैक क्या है? वो लैक्टोज है। मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में और लैक्टोज के एब्सेंट में, नहीं, ये वाला लैक्टोज के प्रेजेंस में और ये वाला लैक्टोज के एब्सेंस में। तो लैक्टोज के एब्सेंट में आप क्या देख रहे हैं कि ये आई जीन जो है ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसमें जो बना, क्या बना? रिप्रेशर mRNA बना। एनसीईआरटी में सेम डायग्राम दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी सामने भी खोल कर रखें, वहीं सेम चीज़ वहाँ पे मिलेंगी आपको। mRNA से क्या बना भाई? प्रोटीन, इसको हमने बोला रिप्रेशन प्रोटीन। अब यहाँ पे लैक्टोज नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो आगे चल के ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसको जो एंजाइम बनाना था उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैक्टोज को कन्वर्ट करना है किस में? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको कन्वर्ट क्यों करेंगे? उसको यूँ समझिए कि हमारे पास जब पैसे हैं ही नहीं तो हम मॉल क्यों जाएं कुछ खरीदने? ऑब्वियस सी बात है, जब है ही नहीं। तो जब आपके पास लैक्टोज है ही नहीं इस बैक्टीरिया में, तो आप यहाँ पे एंजाइम, आपको क्या ज़रूरत पड़ी? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना ही नहीं है, जब एंजाइम की क्या ज़रूरत? तो वही चीज़ें आप देखिए। अब होता क्या है, जब लैक्टोज नहीं है तो ये प्रोटीन जो है ये आके ऑपरेटर रीजन से क्या करता है? बाइंड कर जाता है। क्या करता है? बाइंड कर जाता है। जब ये ऑपरेटर रीजन पे आता है तो ऑपरेटर क्या होता है भाई? ऑपरेटर का स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ, है ना? दिस वन कॉल इज काउंट इज स्विच्ड ऑफ। तो ये कॉल क्या हो गया? स्विच्ड ऑफ हो गया। ऑपरेटर क्या था? ऑपरेटर जो प्रेजेंट था वो क्या? स्विच ऑफ हो गया। अब जब स्विच ऑफ हो गया तो जो पॉलीमरेज एंजाइम को आना था, जो पॉलीमरेज एंजाइम को आना था, प्रोमोटर रीजन में बाइंड करता और फिर जाकर के स्ट्रक्चरल जीन अपना प्रोसेस आगे करता, वो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर क्या हो गया? स्विच्ड ऑफ। जब स्विच ऑफ हो जाता है किसी का मोबाइल तो हम बात नहीं कर पाते, है ना? तो स्विच्ड ऑफ हो गया ऑपरेटर, तो अब आगे का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें नीड ही नहीं थी आगे किसी एंजाइम की, क्योंकि एंजाइम हमें लैक्टोज को ब्रेक डाउन करवाने के लिए था, लैक्टोज इसमें है ही नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब लैक्टोज की एब्सेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको गौर से समझना। यहाँ पे है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब यहाँ पर लैक्टोज है, हेलो लैक्टोज यहाँ पर है। अब क्या होगा कि सेम चीज़ आई जीन बनाएगा, क्या? इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और बनाएगा क्या? mRNA। तो जाहिर सी बात है आई जीन कभी भी कौन सा? रिप्रेशर mRNA बनाएगा, और रिप्रेशर mRNA से बनेगा क्या? प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन बनेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? लैक्टोज। क्या है यहाँ? लैक्टोज प्रेजेंट। प्लस का मतलब तो जानते हैं वो पहले से, लैक्टोज प्रेजेंट। सपोज डेट ये लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो अब लैक्टोज होता क्या है कि इसके साथ कर जाता है बाइंड। किसके साथ कर जाता है बाइंड? जो आपका प्रोटीन था उसके साथ बाइंड कर गया। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव रिप्रेशर। इनएक्टिव रिप्रेशर, समझ में आया बात? अब जब यहाँ पे लैक्टोज है और यहाँ प्रोटीन के साथ क्या हो गया? वो बाइंड कर गया, मतलब लैक्टोज ने प्रोटीन को यहाँ पर क्या कर लिया? इंड्यूसर ने किडनैप कर लिया। क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ बाइंड नहीं करेगा, किसके साथ? ऑपरेटर रीजन के साथ। तो ऑपरेटर रीजन अब क्या है भाई? बोलिए ज़रा। स्विच्ड ऑन, मतलब ये भी क्या है? खुला हुआ है। ठीक है, तो
ऑपरेटर रीजन जब स्विच ऑन है तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा, बाइंड कर जाएगा किसके साथ, प्रोमोटर रीजन के साथ। अब ये प्रोमोटर के साथ जब बाइंड करेगा तो जो स्ट्रक्चरल जीन था आपका, क्या था ये स्ट्रक्चरल जीन, सेम चीज़ है, बस एब्सेंस और प्रेजेंस की बात हो रही है। अब क्या होगा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर जीन था इसके अंदर होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा क्या, mRNA। तो सर यहाँ पर mRNA ये क्यों नहीं बनेगा, रिप्रेशर mRNA। भाई रिप्रेशर mRNA क्यों बनाता है, रेगुलेटरी जीन बनाता है, और ये तो क्या बनाएगा भाई, mRNA बनाएगा। अब इसमें वो प्रोसेस होगा भाई, कौन सा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, यानी मैच्योर mRNA बनेगा बाद में, ठीक है। अब जो ये mRNA है इसमें अब होगा क्या भाई, ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनाएगा, बोलिए जरा, प्रोटीन। अब फाइनली रिजल्ट में क्या बनेगा, हमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिलेगा। दूसरा पेन से निकालते हैं। तो ये Z जो है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। और आपका जो ये Y है ये बनाता है परमेज एंजाइम, और A जो है वो A आपका बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब सर ये एंजाइम क्यों बना, क्योंकि बाबू इसमें क्या प्रेजेंट था, लैक्टोज। इसको ब्रेक डाउन भी तो करना है। कैसे भाई, ये तो टोटल ओवरऑल इसकी बॉडी में ही हो रहा है, इकोलाई के अंदर। ये मान लीजिए मैं एक यहाँ पर और छोटा बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या था भाई, लैक्टोज था, और इसके बाहर के सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारा लैक्टोज है। क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट में था तभी तो अंदर गया। क्या है, लैक्टोज है। बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम क्या काम करेगा कि लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, बोलिए जरा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। और ये जो आपका था परमेज एंजाइम जो था, परमेज एंजाइम क्या काम करेगा, बोलिए जरा, कि जो ये वॉल है इसके, इस वॉल को परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा। इसका क्या करेगा, परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और जब परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो बाहर से लैक्टोज अंदर एंट्री मारेगा। बाहर से लैक्टोज क्या करेगा, अंदर एंट्री मारेगा। और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो, इसका काम क्या होगा कि ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, उसको रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल ग्रुप। समझ में आई बात। तो तीनों एंजाइम का काम हमें देखने को दिख गया। Z ने क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और Y ने क्या बनाया, परमेज एंजाइम। परमेज, और उसके बाद A जो है वो क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो ये कब जरूरत पड़ी, जब मेरे जेब में पैसा था और मैं कपड़ा खरीदने मॉल गया था। मैं मॉल तो तभी जाऊंगा ना कपड़ा खरीदने जब मेरे जेब में पैसा होगा, है ना। यहाँ पर लैक्टोज नहीं था, यहाँ पर एंजाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि आप अगर ब्रेकडाउन करते तो किसका करते, इसीलिए ये वाला जो वो आकर के बात ऑपरेटर के साथ, और ये इसको क्या कर दिया था, स्विच्ड ऑफ, है ना। तो कॉल भी नहीं लगा सकते। इस रीजन में लैक्टोज प्रेजेंट था, और जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो जाहिर सी बात है इस लैक्टोज का कार्यक्रम भी तो करना है, इसका मेटाबॉलिज्म भी तो करवाना है, ब्रेकडाउन भी करवाना है ना। तो आप यहाँ पे इतने एंजाइम्स बने और इसका क्या हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो देखिएगा सारी चीज़ें लैंग्वेज के फॉर्म में हैं। तो इसको इस तरीके से समझना ज़रूरी है
इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पिपोजिया याद होनी चाहिए, डायरेक्ट ऐसे ही डीएनए का सेगमेंट, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। आई रेगुलेटरी जीन है और स्ट्रक्चरल जीन ZYA है, ये ऑपरेटर है, ये प्रोमोटर। समझ में आई बात? इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। ई कोलाई के बारे में याद रखिएगा, जैकब और मोनार्ड साहब ने ई कोलाई के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया बोलिए ज़रा? हम लोगों ने ट्रांसलेशन देख लिया, और हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी देख लिया, हम लोगों ने लैक ओपेरॉन भी हमने देख लिया, जो कि हमारे जैकब और मोनार्ड ने 1961 में दिया था। समझ में आई बात? और कैसे देखा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एज इट इज जो एनसीईआरटी के डायग्राम है आप उसको नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, और जहाँ पर जो चीज़ मैंने ऐड की है उसको वहाँ पर आप ऐड कर लें। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।